हेलो फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्टडी लिंक में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी 2021 का जो भी आपका प्रश्न है उसका हम लोग एनालिसिस डेली करते हैं। और इससे रिलेटेड आपको क्या करना है, अगर आप भी अगर 2021 में एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्ज़ाम दिए तो आपको क्या करना है, अपना जो भी आपके शिफ्ट में प्रश्न आया है साइंस और आर्ट्स का, वो हमें आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा और वहाँ आप सेंड कर दीजिएगा स्क्रीनशॉट एक अच्छा सा लेकर। और ये जो आप प्रश्न देख रहे हैं सामने, ये आपका जो 24 अगस्त 2021 में एग्ज़ाम हुआ यानी कल, तो उसमें पूछा गया ये कौन सा एग्ज़ाम का, यूपी ट्रिपल एससी या यूपी पेट, बोलिए यूपी ट्रिपल एसएससी का एग्ज़ाम है। यूपी ट्रिपल सी का ये एग्ज़ाम हुआ था कल यानी 24 अगस्त 2021 का। तो बोलिए सर ये आप हमें क्यों दिखा रहे हैं? तो हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जो भी स्टैटिक जीके या जीएस का जो पोर्शन है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको सभी एग्ज़ाम में वो काम आएगा। स्टैटिक जीके और जीएस इस सब का जो पोर्शन है, यानी आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपका सभी एग्ज़ाम में काम आएगा। जीएस कहीं अलग से नहीं पूछता। जो आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो जो रेलवे में पूछेगा, अगर उसके लिए जीएस पढ़ रहे हैं स्टैटिक जीके, तो ही आपका एसएससी में पूछेगा, बिहार एसआई में पूछेगा, बीपीएससी में भी पूछे। मतलब किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम मतलब देने जाइएगा तो वहाँ आपको वो काम आ जाएगा। तो ये पूछा गया यूपी ट्रिपल एससी में एग्ज़ाम हुआ था 24 अगस्त जो 2021 का, तो उसमें ये पूछा गया प्रश्न था और हम आपको भी कराए थे, जिसमें से अधिकतर प्रश्न आपको 2-3 दिन से आपको एनालिसिस करा रहे हैं, उसमें से ये आपको 10 से 15 प्रश्न आया है। तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको कहीं भी एक जगह से आपको जुड़ना है और वहाँ से आपको रेगुलर तैयारी करना है। इसका कहने का मतलब ये है कि आपको किसी भी एक चैनल से जुड़ जाना है और वहाँ आपको जिस पे विश्वास जमे लगे, आपको मतलब विश्वास जिस पे जमता है वहाँ सब जुड़िए और आप रेगुलर तैयारी करिए। ये नहीं कि आप एक दिन यहाँ देख रहे हैं तो और एक दिन वहाँ देख रहे हैं। इस तरह से अगर आप इधर उधर कूदते रहिएगा तो हमेशा आप कूदते रहिएगा। आपको क्या करना है, अगर आप रेलवे का भी तैयारी कर रहे हैं तो आप यूथ की किताब लीजिए, साइंस हो गया आपका, मैथ हो गया और रीजनिंग हो गया, उससे अब बनाइए। आप ज़्यादा यूट्यूब पर इधर उधर मत भटकिए, कहीं भी आप एक जगह एकदम अस्थिर होकर एक जगह एक चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से आप अपना तैयारी करना शुरू कर दीजिए तो आपको फायदा होगा। ये नहीं कि आप यहाँ एक दिन देखें और एक दिन किसी और चैनल से वीडियो देख रहे हैं, तो इससे आपको फायदा होने वाला नहीं है। ये नहीं करना है आप मेरे चैनल कहीं से भी आपको क्या करना है, जिस पे आपको लगता है विश्वास जमता है कि नहीं, मतलब आपको लगता है कि आपको लक्ष्य मतलब वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा, तो आप वहाँ जुड़ जाइए और अपना तैयारी को शुरू कर दीजिए। जीएस आपको कहीं भी नहीं पढ़ना, कहीं भी अगर आप एक जगह पढ़ रहे हैं तो आपको सभी एग्जाम में वो काम आ जाएगा। तो आपको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको ये विश्वास दिलाना था, क्योंकि अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे तो वहाँ आपको इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर गया होगा। जो आपका 24 अगस्त 2021 का जो एग्जाम हुआ यूपी ट्रिपल एससी, उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया गया होगा। तो आप वहाँ से भी आप इसको देख लीजिए क्योंकि किस तरह से एग्जाम में पूछता है, और सभी एग्जाम आपको जीएस का एक काम आने वाला है। ये नहीं कि आपको रेलवे दीजिए, एसएससी दीजिए, बिहार एसआई दीजिए, यूपी ट्रिपल एससी दीजिए, यूपी एसआई दीजिए, ये सभी में आपको काम आएगा जीएस का पोर्शन और स्टैटिक जीके ये सब जो है, किसी के लिए भी आप तैयारी करिए। तो चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं जो पूछा गया। ये भी रेलवे में आ सकता है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रेलवे की तैयारी कर तो रेलवे में ही पूछेगा, एसएससी में पूछ सकता है, यूपीएससी में भी पूछ सकता है और बिहार एसएससी में भी पूछ सकता है। तो इसमें से कुछ प्रश्न है जो हम आपको कलेक्ट किए हैं बताने के लिए। देखिए यहाँ पूछा, ये तो हम आपको नहीं बताए थे, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे लॉर्ड क्लाइव। जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसके पश्चात बनाए गए थे। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। ये कब हुआ था? 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था ये 1757 में हुआ था। तो इसको हम लोग जो यूपीएससी में जो पूछा गया है यूपी ट्रिपल एसएससी में, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जब रेलवे का जो पेपर है उसको एनालिसिस करने के बाद हम लोग इसको देखेंगे, क्योंकि जो देखना चाहेंगे वो बाद में देख सकते हैं, क्योंकि आगे कर लेंगे रेलवे वाला जो एनटीपीसी का उसका एनालिसिस कर लेते हैं। उसके बाद जिनको रुकना होगा वो रुकेंगे और उसको भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो पहले इसको देखिए,
पहला जो प्रश्न है, विकल्पों में सूचीबद्ध 4 प्रकाशनों में से 3 किसी प्रकार से संगत है, यानी एक समान है, और एक असंगत है, असंगत का चयन कीजिए। तो आप यहाँ जो देख रहे हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, आउटलुक और द इंडियन एक्सप्रेस, तो ये जो आप देख रहे हैं ये तीनों, द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, ये सब क्या पत्रिका है, जिसको हम जैसे प्रभात खबर जिस तरह से आता है डेली पेपर पत्रिका है, उसी तरह से द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स और द इंडियन एक्सप्रेस। लेकिन जो आउटलुक है ये नहीं है, तो जो यहाँ डिफरेंस कौन हो जाएगा, आउटलुक, यानी असंगत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त वन प्रबंधन की विशेषता नहीं है? GFM के बारे में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता नहीं है। तो आपको नहीं पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि नहीं वाला ही ज़्यादा करके गलत होता है। यहाँ आपको नहीं जब भी है तो वहाँ आपको रुकना है और हाईलाइट करके आपको ध्यान से देखना है। विशेषता है, आप जल्दी में नहीं को पढ़ते ही नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा GFM का विशेषता है पढ़ लेते हैं। तो यहाँ नहीं पूछा है, तो इसे 1988 में शुरू किया गया, ये तो आपका राइट हो जाएगा। यह केंद्र सरकार की पहल है, इसमें स्थानीय समुदाय शामिल है, तो ये भी सही है। यह कार्यक्रम निम्नलिखित वनों के प्रबंधन और बहाली के लिए है, यानी रोकथाम के लिए, वन के लिए है। जो GFM है इसका फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, और ये कब आया था, तो 1988 में आया था। तो यानी ऑप्शन ए भी सही है, और इसमें स्थानीय समुदाय शामिल है, तो ये भी सही है। और जो ऑप्शन 4 नंबर दे रहा है, यह कार्यक्रम निम्नलिखित वनों के प्रबंधन और बहाली के लिए है, यानी रोकथाम के लिए, तो ये भी सही है। तो अगर हमको ऑप्शन नंबर बी नहीं भी मालूम है तो भी आंसर लगा दें, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो 3 है ऑप्शन सही हो चुका है, तो ऑप्शन एक ही बचा, ऑप्शन नंबर बी, तो रॉन्ग हो जाएगा। ये केंद्र सरकार की पहले नहीं, ये राज्यों द्वारा शुरू किया गया पहले, यानी ये 16 से 17 राज्यों में चल रहा है अभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मौसम। मौसम शब्द यानी मानसून के अर्थ में इनमें से किस भाषा से संबंधित है? ये भी प्रश्न पूछ सकता है। जो मानसून जो शब्द है किस भाषा से लिया गया? तो मानसून जो शब्द है, मानसून क्या है, जो शब्द है मौसम, जो अरबी भाषा के शब्द है उससे लिया गया मानसून शब्द। तो यही पूछ रहा है कि मौसम जो शब्द है यह इनमें से किस भाषा से संबंधित है? जो मौसम शब्द है तो ये जो है अरबी भाषा से संबंधित है। और मानसून का जो अर्थ क्या होता है? वायुमंडल की क्षणिक अवस्था, वायुमंडल की क्षणिक अवस्था। जैसे ना कर आप कहीं कॉल करते हैं दीदी पास या मौसी पास या नानी घर, तो पूछते हैं कभी वहाँ का मौसम कैसा है, यानी उधर का मौसम कैसा है, यानी आप ये पूछना चाहते हैं कि जो वर्तमान में जो उस समय का जो है, उस समय का जो मौसम है कैसा है। वही मौसम का अर्थ होता है वायुमंडल की क्षणिक अवस्था से, यानी। और इसमें मौसम शब्द का अर्थ होता है पवनों की दिशा का मौसम के अनुसार उलट जाना। तो आपसे इतना नहीं पूछता, आपसे सीधा पूछेगा जो मानसून शब्द है किस शब्द से, किस भाषा से लिया गया है। तो ये आपका हो जाएगा मौसम जो अरबी शब्द है उससे लिया गया मानसून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरबी भाषा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो आप यहाँ पे पहला स्वतंत्रता दिवस देख रहे हो, तो आप 15 अगस्त 1947 करिएगा, जनवरी नहीं, 15 अगस्त 1947 करिएगा। लेकिन यहाँ अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 15 अगस्त 1947 है ही नहीं। तो जो पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। देखिए दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसका अध्यक्षता कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भी प्रश्न पूछता है। तो उसी में यह तय किया गया कि जनवरी के
प्रत्येक जनवरी के मतलब अंतिम सप्ताह को, प्रत्येक जनवरी के अंतिम सप्ताह को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाएगा? स्वतंत्रता दिवस। फिर से सुनिएगा, जनवरी के अंतिम सप्ताह को प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। यह किसमें तय किया गया था? तो जो दिसंबर 1929 में लाहौर जो अधिवेशन हुआ था उसमें यह तय किया गया था। और ये पूरा भारत में है बहुत ही तेजी से फैला था, यानी जो अंग्रेज थे चौंक गए थे कि खुशी इतना मतलब जो भारतीय हैं क्यों मना रहे हैं। तो जो पहली बार जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। क्यों? क्योंकि दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। तो दिसंबर, और उसमें यह तय किया गया कि जनवरी के प्रत्येक अंतिम सप्ताह को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और उसमें भी तय किया था, यानी 26 जनवरी को स्वतंत्रता, यानी जनवरी के अंतिम सप्ताह के 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो दिसंबर जब भी आएगा तो 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन, तो 1930 में ना जनवरी आएगा, तो 1930 यानी 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। और ये कब तक मनाया गया था? जब तक भारत आज़ाद नहीं हो गया था तब तक ये 26 जनवरी को मनाया जाता था स्वतंत्रता दिवस। तो आप इसको भी ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। और पहली बार रावी नदी के तट पे क्या फहराया था? झंडा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये भी पूछ लेता है पहली बार झंडा तोलन कहाँ गया था, यानी रावी नदी के तट पे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फहराया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1930। अगला प्रश्न, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति हो जाएगा, मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। ये सब सभी का जो नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और अगर पूछेगा उच्चतम और एक होता है उच्च न्यायालय, उच्चतम कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय कहने का मतलब है हाई कोर्ट। तो जो उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होता है और जो न्यायाधीश होता है उसका नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और जो उच्च न्यायालय जो होता है उसका जो मुख्य न्यायाधीश होता है कौन करता है? तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तब इसको ध्यान दीजिएगा। और इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत के उपराष्ट्रपति दे रहा है, ऑप्शन बी में क्या दे रहा है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री। तो भारत के प्रधानमंत्री के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया? तो अनुच्छेद यानी आर्टिकल 75 में बताया गया कि भारत का प्रधानमंत्री होगा। और उपराष्ट्रपति के बारे में बात करें तो ये आर्टिकल 63 में बताया गया। और राज्यपाल के बारे में बात करें तो 153 में बताया गया। और भारत के राष्ट्रपति यह किस में बताया गया? अनुच्छेद 52 में। और महाभियोग चलाया जा सकता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पे, यह किस में बताया गया? तो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 61 में। तो सभी पूछता है प्रश्न, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मानव रहित चंद्र अन्वेषक यानी चंद्रयान 1 को कहां से प्रक्षेपित किया गया था? तो ये जो प्रक्षेपित किया गया था श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। ये कहां से प्रक्षेपित किया गया था? श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। और चंद्रयान जो कब प्रक्षेपित किया गया था? 22 अक्टूबर 2008 को। अगर आपको छोटा डेट नहीं याद होता तो कंपेरेटिव आपको बड़ा डेट याद रखना होगा, कभी कभी छोटा डेट भी पूछ लेता है। तो 22 अक्टूबर 2008 को। और किस यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो PSLV-C11 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। और कब किया गया था? तो 22 अक्टूबर 2008 को। अगर यही आपसे पूछ लेता कि चंद्रयान 1 को कब प्रक्षेपित किया गया था? चंद्रयान 1 तो दिया ही गया, चंद्रयान अगर आपसे 2 पूछ लेगा कि 2 को
कब प्रक्षेपित किया गया था? चंद्रयान-2। तो इसी में अगर आपसे चंद्रयान-2 पूछ लेगा कि 2 को कब प्रक्षेपित किया गया था, 2, तो 2 को प्रक्षेपित किया गया था 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान-2 को प्रक्षेपित किया गया था। और किस यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था जो चंद्रयान-2 था? तो GSLV मैक 3 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न पूछेगा और पूछा भी है। यानी यही सब प्रश्न जो क्या होता है इधर से उधर घूमते रहता है। कभी एसएससी में पूछेगा, कभी रेलवे में पूछेगा, तो कभी यूपीएससी में पूछेगा, तो कभी बिहार एसएससी में पूछेगा, और नया प्रश्न नहीं बनता है। जो प्रश्न रहता है इसी प्रश्न को क्या करता रहता है, घुमाते रहता है इधर से उधर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चंद्रयान-1 कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो श्रीहरिकोटा से। और इसमें बिहलर द्वीप, तो बिहलर द्वीप का नाम जो चेंज किया गया, अब्दुल कलाम आजाद द्वीप। आजाद द्वीप इनके नाम पर रखा गया था, अब्दुल कलाम आजाद के नाम पे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। हाँ देखिए, एक और याद आया कि PSLV आपको बताए थे कि PSLV जो 25 था, PSLV अगर यही पूछ लेगा PSLV C-25 PSLV C-25 के द्वारा कौन सा जो आपका मिशन था भेजा गया? तो यह मंगलयान मंगलयान भेजा गया। और एक कब भेजा गया था? तो 2013 में। किस यान के द्वारा? PSLV C-25 के द्वारा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पे चलते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये पिछले वाले भी पार्ट में आया था, जो पार्ट में 1 डिस्कशन कर रहे थे, तो उसमें भी आया था, तो वहाँ भी आपको बताया था। जब भी आता है तो इसके बारे में आपको डिटेल बताता है, क्योंकि रिवीजन होते जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? तो CR दास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? CR दास यानी चित्तरंजन दास। तो यहाँ जो स्थापना हुआ था स्वराज पार्टी का स्थापना, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, और कौन शामिल थे? मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में किया गया। तो अगर ऑप्शन में दोनों है तो दोनों आंसर होगा, और ऑप्शन में कोई एक रहेगा ही रहेगा, या तो दोनों रहेगा, तो ऑप्शन लिखा है ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है, और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किए जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जो 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, और रावी नदी के तट पे जो पहली बार झंडा तोलन किए थे जवाहरलाल नेहरू। सुभाष चंद्र बोस रॉस द्वीप, जो अंडमान निकोबार में, रॉस द्वीप का नाम क्या रख दिया गया? बोस द्वीप। अगला प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से किसे खान-ए-खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो बैरम खां को। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अकबर, तो अकबर नामक किसने लिखा था? अब्दुल फजल। और जो अकबर किसका पुत्र था? तो हुमायूं का पुत्र था जो अकबर था। और शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ था, 2 गो युद्ध हुआ था, एक था चौसा का युद्ध, दोनों पूछा जाता है। देखिए, हम आपको वही बताते हैं जो एग्जाम में आता है। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए कोई जो टीचर है बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा ज्ञानी, PhD कर ले, तो अगर आपको PhD जो कह ले उसका सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ा देता है तो उससे आपको क्या फायदा होगा? हम मान रहे कि वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, आप ही जान रहे कि वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, लेकिन आपको फायदा नहीं होगा। तो आपको वही चाहिए जो एग्जाम में आता है, क्योंकि पढ़ना तो बहुत ज़्यादा है, तो आप उतना नहीं पढ़ पाइएगा। तो आप
हमको यहाँ ज्ञान नहीं लेना, एग्जाम में सिलेक्शन लेना, तो आपको वही चीज़ पढ़ना जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए 40% ईजी पूछता है, 40% आपको हो जाएगा यानी मॉडरेट पूछता है यानी मीडियम, और जो 20% है जो थोड़ा हार्ड टाइप के पूछता है। तो 40-40 80% ही आपको कवर करना है। यानी कहने का मतलब एग्जाम, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको 70 से 75% ही नंबर लाना रहता है। इतना में ही आप एग्जाम को क्वालिफाई कर जाइएगा। तो आपको ये देखना है कि 40% वाला जो दोनों है पोर्शन वो आपका कंप्लीट रहना चाहिए। वहाँ से तो प्रश्न नहीं ना छूट रहा है, वहाँ से प्रश्न आपका नहीं छूटना चाहिए। नहीं तो आप एक प्रश्न के सही करने के चक्कर में आप 10 प्रश्न को गलत कर दीजिएगा। तो आपको 80% वाला ही कवर करना और एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा बैरम खां। तो हम आपको बता रहे थे शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच जो युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, 1539 में। और एक युद्ध हुआ था बिलग्राम का युद्ध, जिसको हम कन्नौज का भी युद्ध बोलते हैं, बिलग्राम का युद्ध। और ये हुआ था 1540 में, इसी को बोलते हैं कन्नौज का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, कन्नौज का युद्ध। बिलग्राम और कन्नौज दोनों ही कब हुआ था? 1540, यानी एक ही नाम है, बिलग्राम या कन्नौज दोनों एक ही नाम है। तो कोई एक नाम देगा या दोनों भी दे सकता है, लिख देता क्वेश्चन में कभी कभी, ठीक है। और हुमायूं इसके साथ हुआ था देवरा का युद्ध भी लड़ा था 1531 में। तो ये दो जो इम्पोर्टेंट है ना, आपको याद रखना है, चौसा और बिलग्राम का युद्ध शेरशाह सूरी हुमायूं के बीच। और दोनों में कौन पराजित हुआ था? हुमायूं। और जीता कौन था? शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। और एक पूछता हुमायूं नामा, हुमायूं नामा की रचना कौन किए थे? तो गुलबदन बेगम के द्वारा रचना किया गया। हुमायूं नामा नाम है लेकिन हुमायूं रचना नहीं किया था। हुमायूं नामा का रचना कौन किया था? गुलबदन बेगम। और अकबरनामा अबुल फजल। अगला प्रश्न पे चलते हैं। देखिए ये पूछ रहा था, ये तो आप कर लीजिएगा, सिंपल प्रश्न है। सीपीयू को क्या कहा जाता है? सीपीयू सेंट्रल प्रोसेस यूनिट को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। और ये किससे बना होता है? सिलिकॉन, सिलिकॉन एसआई के एसआई से बना होता है। ये भी पूछ लेता है, या इनडायरेक्ट में पूछता है तो पूछेगा कि जो चिप्स है, जो चिप्स सीपीयू जो होता है, वो जो चिप्स होता है किससे बना होता है? कंप्यूटर का चिप्स यानी सिलिकॉन, या तो देगा धातु, अधातु, उपधातु। तो इस तरह से कभी कभी ऑप्शन देता है कि जो चिप्स होता है जो कंप्यूटर का, वह किससे बना होता है? लिखेगा धातु, अधातु, उपधातु। तो जो सिलिकॉन है उपधातु है। तो कभी कभी इस तरह से इनडायरेक्ट प्रश्न पूछ लेता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अल नीनो शब्द किस भाषा से लिया गया? तो ये जो लिया गया है स्पेनिश भाषा से लिया गया। और ये कहाँ चलता है? तो दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका को हो जाएगा, पेरू आपका हो जाएगा, इक्वाडोर जो हो जाएगा, जो पश्चिम साइड है, जो ईस्ट साइड है, ईस्ट साइड, यहाँ पे चलता है एल नीनो। और ये प्रशांत महासागर में चलता है। यानी इसको हम बोलते हैं समुद्र में उथल पुथल लाना। एल नीनो को, यह गर्म एक तरह से धारा है, ठीक है। एल नीनो कहाँ चलता है? प्रशांत महासागर में। तो डायरेक्ट ये भी पूछ लेता है कि कहाँ चलता है, तो प्रशांत महासागर में। यानी दक्षिणी अमेरिका के जो पेरू जो हो जाएगा, जो पश्चिम साइड वाला एरिया, पेरू, इक्वाडोर, वहाँ पे पश्चिम साइड में चलता है एल नीनो। और जो पेरू है वहाँ के जो स्थानीय लोग नाम इसको क्या दिए थे? स्पेनिश में इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है एल नीनो का, छोटा बच्चा। यानी जो एल नीनो जो आता है ये कब आता है? तो क्रिसमस डे के आसपास आता है, इसलिए इसको नाम दिया गया था छोटा बच्चा। तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि इसको क्या नाम दिया गया, आपसे सीधा पूछेगा किससे रिलेटेड है। जैसे में अगर आपसे पूछ लेता, कोई भी आपसे पूछता है योजना, तो आपसे सिर्फ डायरेक्ट पूछेगा जो योजना है कब लाया गया था। आपसे ये नहीं पूछा गया क्यों लाया गया था। ये पूछा जाएगा जो आईएएस की तैयारी कर उनसे कि क्यों लाया गया था, उनसे ये पूछा ही नहीं जाता है कि कब लाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कब लाया जाएगा, और जो आईएएस की तैयारी करते हो उनसे पूछा जाएगा कि क्यों लाया गया। तो आपको तैयारी करना है क्वालिफाई करने के लिए, पीटी के लिए, किसी भी एग्जाम में, तो पूछा जाएगा कब लाया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पेनिश। अगला प्रश्न पे चलते हैं।
मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? ये कहाँ स्थित है? गुजरात में। इसका जो निर्माण करवाए थे चालुक्य राजवंश। चालुक्य राजवंश। तो सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में कहाँ से प्रश्न पूछता? मॉडर्न हिस्ट्री से। तो आपको ज़्यादा फोकस करना मॉडर्न हिस्ट्री पे, और आपको मेडावल और एंशिएंट हिस्ट्री है उससे रिलेटेड भी जो भी प्रश्न पूछता है इक्का दुक्का वो आपको करा दिया जाएगा। तो ये आपको हो जाएगा चालुक्य राजवंश। अगला है देखिए दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। आज के बाद मान लीजिए आप गलती नहीं करिएगा, तो दूरदृष्टि दोष को इनमें से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? यानी हाइपरमेट्रोपिया, एक होता है मायोपिया। तो दूरदृष्टि दोष अगर आप लिखिएगा दूरदृष्टि दोष, मान लीजिए दूरदृष्टि दोष और ये हम लिखते हैं निकट। दूरदृष्टि दोष और निकट, तो देखिएगा कि दूर जो है छोटा है, तो यानी कहने का मतलब है उत्तल लेंस। आप दर्पण नहीं कर दे, दर्पण के भी चश्मा में नहीं लगता, लेंस लगता। तो अगर दर्पण ऑप्शन में दिया तो दर्पण वाला ऑप्शन को पहले भी आप पहले ही काट दीजिए, जैसे देखेगा ऑप्शन में वैसे ही काट देना, क्योंकि कभी भी जो चश्मा रहता है उसमें दर्पण का यूज नहीं होता है। उत्तल लेंस और निकट जो बड़ा है तो ये हो जाएगा अवतल। आपको ये याद रखना ही नहीं है कि दूरदृष्टि दोष को उत्तल लेंस से दूर करते हैं और निकट दृष्टि दोष को अवतल से। तो यानी बड़ा वाला को बड़ा के साथ और छोटा वाला को छोटा के साथ। तो दूरदृष्टि दोष तो हो जाएगा उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष हो जाएगा अवतल लेंस। तो यहाँ पूछा दूरदृष्टि दोष, तो क्या आंसर होगा? उत्तल लेंस। यही अगर आपसे पूछ देगा निकट यानी अबिंदुकता में, तो अबिंदुकता में हम लोग यूज करते हैं बाइफोकल लेंस, यानी उत्तल और अवतल दोनों का उपयोग करते हैं। और यही अवतल लेंस किसके लिए हो जाएगा? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। और प्रश्न ये भी पूछता है कि दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है या दूर की वस्तु? तो जो दूरदृष्टि होता है, जौन दोष होता है वहां की वस्तु दिखाई देता है, यानी दूरदृष्टि दोष हुआ है तो दूर के वस्तु दिखाई देगा और निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगा। अगर निकट दृष्टि दोष हुआ है तो निकट के वस्तु दिखाई देगा, दूर के वस्तु दिखाई नहीं देगा। तो ये प्रश्न पूछ लेता, आप इसको ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। न दलील, न वकील, न अपील, टिप्पणी इनमें से किससे संबंधित है? इसको तो हम बताए थे कि रॉलेट एक्ट से संबंधित, और ये कब आया था? 1919 में। ये कब आया था? 1919 में। जो रॉलेट एक्ट है 1919 में लाया था, मतलब लाया गया था, ठीक है। चार्टर अधिनियम पहली बार कब आया था? तो 1793 में। और यहाँ से आपको क्या करना है? 20 वर्ष जोड़ते जाना, यानी दूसरा कब आएगा? 1813 में। तीसरा कब आएगा? 1833 में, यानी 20 वर्ष आपको जोड़ते जाना है। रेगुलेटिंग एक्ट ये कब आया था? 1773 में। 1773 में। और ये कब आया था? पिट्स इंडिया एक्ट, ये आया था 1778 में। और ये दोनों किसके द्वारा लाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा। देखिए ये दो हेस्टिंग है, एक वारेन हेस्टिंग है, एक लॉर्ड हेस्टिंग है। तो जो वारेन हेस्टिंग के लाया गया था, वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में लाया गया था। तो दोनों ऑप्शन ध्यान से देखिए, क्योंकि दोनों ऑप्शन रहता है कभी कभी। तो इसका आंसर क्या होगा? वारेन हेस्टिंग के द्वारा लाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट। अगला प्रश्न पे चलते हैं। जंक ईमेल के रूप में भी जाना जाता है। जंक ईमेल को डॉट डॉट के रूप में भी जाना जाता है, तो इसको स्पैम ईमेल भी कहते हैं। स्पैम के रूप में भी ये जाना जाता है। तो जंक ईमेल क्या होता है? तो जंक ईमेल में कुछ नहीं होता। जो जंक ईमेल होता है यानी एक तरह से हमारे यूज के लिए नहीं हो, यानी हम लोग उसका यूज नहीं कर सकते, वैसा ईमेल जो हम लोग उसका यूज नहीं कर सकते। कभी कभी देखिएगा इस तरह से रहेगा मतलब, और इस तरह से क्रॉस रहता है। शायद अभी हम आपको इमेज दिखाते हैं कि किस तरह से रहता है। चलिए हम लोग इमेज देखते हैं। देखिए ये है आपका जंक ईमेल। देखिए ये जो आप देख रहे हैं यही क्या है? जंक ईमेल। यानी हम लोग इसको यूज में नहीं ला सकते। एक तरह से बोल सकते खराब एसएमएस, यानी खराब मैसेज, जो खराब ईमेल हो, जो हम लोग मतलब उसको यूज नहीं कर सकते हैं।
यानी हम लोग के लिए वो क्या है, नुकसान है, उसको देख क्या करना, आपको डिलीट कर देना है। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, जैंक ईमेल, यानी स्पैम के नाम से भी ये जाना जाता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी समिति भारतीय बैंकिंग पर्यवेक्षण विषयक अनुशंसाओं से संबंधित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस पद्मनाभन समिति। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये सब फैक्ट प्रश्न है, तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, देखिए कर्क रेखा, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरता? तो कर्क रेखा के लिए चलिए मैप में आपको ले चलते हैं, शायद मैप लगाना भूल गए, तो चलिए हम लोग इसको इसी तरह से आपको डील करके बता देते हैं। कर्क रेखा कहने का मतलब आपको याद रखना ट्रिक्स नहीं, क्योंकि ट्रिक से याद रखिएगा तो कभी कभी आपको अवरोही क्रम यानी क्रम बाय क्रम सजाने के लिए दे देता है, अवरोही क्रम दे देता है, यानी अवरोही क्रम आपको सजाने के लिए कभी कभी दे देगा, यानी पूरब से पश्चिम कभी दे देता है, कभी पश्चिम से पूरब सजाने के लिए। तो अगर आप ट्रिक से याद रखिएगा तो भूल जाइएगा, यानी भूल नहीं जाइएगा, आप सजा नहीं पाइएगा, क्योंकि ट्रिक में जो अरेंज फॉर्म में नहीं है। तो कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरता है? तो 8 राज्य से गुजरता है कर्क रेखा। कितने राज्य से गुजरता है? जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। यही अगर पूछ लेगा देश से तो 18, अगर यही पूछ लेगा मकर रेखा एक होता है विषुवत रेखा, तो मकर रेखा है जो कितने देश से होकर गुजरता है, मकर रेखा 10, और जो विषुवत रेखा है ये आपका जो ये गुजरता है 13 देश से होकर। तो कभी कभी पूछ लेता है, ये जो है मकर रेखा, ये तो आप समझ ही रहे हैं कर्क रेखा, ये कर्क रेखा, और ये 0 डिग्री लाइन यानी विषुवत रेखा। तो कर्क रेखा कितने देश से होकर गुजरता है? 18, मकर रेखा 10 और विषुवत रेखा 13। और कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरता है भारत के? तो 8। कौन कौन सा राज्य है? तो राज्य के नाम लिखिएगा। सबसे पहले गुजरात, गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद एमपी, यानी हम आपको अरेंज फॉर्म में दे रहे हैं, गुजरात, राजस्थान, एमपी यानी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, उसके बाद हो जाएगा झारखंड, यहाँ पे चेक कर लीजिएगा थोड़ा छत्तीसगढ़ और झारखंड को, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद हो जाएगा पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, और उसके बाद क्या हो जाएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा TRI, और उसके बाद हो जाएगा मिजोरम। देखिए 8 राज्य हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड यानी पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, एक मिजोरम। तो 8 राज्य से होकर गुजरता है। तो यहाँ ऑप्शन को देखिए असम, तो ऑप्शन यहाँ असम में कहीं है ही नहीं। तो अगर आपको भारत के मैप याद है कि कौन सा राज्य कहाँ पे अवस्थित है, तो आपको कभी कभी क्या होता है मैप को अगर आप ध्यान से देख लीजिएगा कार्य करेगा किस रहा, तो माइंड में छप जाता है फिगर, और फिगर होता है जो माइंड है जो क्या ज़्यादा दिन तक याद रखता है, तो माइंड में छप जाएगा फिगर, ओ ऐसे ऐसे गुजर रहा है, यानी आप माइंड में चले ऐसे ऐसे मतलब गुजर रहा है, तो माइंड में एकदम फिल्म की तरह चालू हो जाएगा। अगर माइंड में जो मैप रहेगा तो आपको स्थिति याद होना चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ पे है। तो असम, तो असम इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया राजस्थान, तो राजस्थान से गुजरता है, मिजोरम से भी गुजरता है और झारखंड से भी गुजरता है। अगला प्रश्न, हाँ एकमात्र जो झारखंड में स्थित है रांची, तो रांची से ही होकर गुजरता है बीचों बीच। रांची कौन सा शहर से होकर गुजरता है? रांची, ये भी पूछ लेता है। अभ्रक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? यह लोहा, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है। तो ये जो अभ्रक है, अभ्रक के बारे में हम आपको मालूम है कि साइंस का आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में कितना आपको पढ़ाया गया है, तो वहाँ पढ़ाए थे तो बताया थे कि लोहा, सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। भारत ने डॉट डॉट में पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और अपना समर्थन दिया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अगस्त 2002 में। अगस्त 2002 में। तो ये आपसे प्रश्न ये पूछा क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस से संबंधित है। और ग्रीन हाउस में कौन कौन सा गैस आता है? CO2, CH4 यानी मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प, ये सब सभी आता है। जल वाष्प, जल वाष्प, CO2 जल वाष्प, मीथेन, और आपका हो जाए नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O, जल वाष्प, CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प। तो ये सब आता है ग्रीन हाउस गैस में। तो क्योटो प्रोटोकॉल डायरेक्ट पूछता है कि यह किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस गैस को प्रभाव को रोकने के लिए संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। यही अगर आपसे पूछ लेगा ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा आया था, तो ये हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो जाएगा किससे संबंधित था? तो ये आपका ओजोन परत से संबंधित था। ओजोन परत से कौन सा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इसको भी साइड में लिख लीजिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन को संरक्षण के लिए, ओजोन संरक्षण से, ओजोन संरक्षण से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कहीं कहीं मॉन्ट्रियल भी हो जाएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण से संबंधित था। तो डायरेक्ट पूछेगा क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस गैस को रोकने के लिए, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण के लिए यानी ओजोन को संरक्षण करने के लिए। और ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। 16 सितंबर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। हाँ, और इसमें एक और दो लिख लीजिए जो पूछा जाता है। टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट ये कब आया था? तो 1973 में। अगर आपसे पूछेगा एलिफेंट प्रोजेक्ट, हाथी अधिनियम जिसको बोलते हैं, एलिफेंट प्रोजेक्ट ये कब आया था? 1992 में। इसको दोनों को नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। असंगत का चयन करिए। नेपाल, भूटान, तिब्बत, ये सब सभी का देश है और सिक्किम है जो राज है, और जो तिब्बत है किसके कंट्रोल में है? चीन के। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से चुनाव की अनुपातिक प्रतिनिधित्व PR पद्धति की विशेषता नहीं है? पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित होता है, ये तो सही है। चुनाव जीतने से उम्मीदवार को अधिकांश वोट मिलते हैं। एक निर्वाचन क्षेत्र से एक से अधिक प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं, ये सही है। PR बारे में अनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी एक निर्वाचन क्षेत्र से एक से अधिक प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं, ये सही है। तो कहिए सर मतदाता उम्मीदवार को वोट देते हैं, ठीक है, तो आपको लग रहा है कि ये भी सही है। तो जो PR है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, PR जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व ये निर्भर नहीं करता कि टोटल जो वोट हो कितना पड़ा और उम्मीदवार को कितना पड़ा, ये इसके अनुपात पे निर्भर नहीं करता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो कभी कभी क्या करना पड़ेगा
कि आपको ऑप्शन के साथ, मान लीजिएगा आपको आंसर नहीं याद है, अगर मान के हमें चलते जो 4 ऑप्शन दिया गया है, 3 हमको अगर एक कन्फर्म मालूम है कि सही है, तो चौथा जो ऑप्शन होगा नहीं भी मालूम है तो उसको गलत मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हमको ये 3 ऑप्शन के बारे में मालूम है कि जैसे मैं आपसे पूछ देगा कि 3 ऑप्शन कोई भी दे दिया गया और 3 ऑप्शन आपको जो एकदम कन्फर्म मालूम कि ये सब सही है उसके बारे में, तो चौथा ऑप्शन को हम लोग ऑटोमेटिक मान लेंगे कि गलत है। तो गलत के बारे में चुनना है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, विश्व भूख दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 28 मई। 28 मई। अगर पूछ लेगा खेल दिवस, खेल दिवस 29 अगस्त, 29 अगस्त खेल दिवस। अगर आपसे पूछ लेगा युवा दिवस, युवा दिवस, तो युवा दिवस हो जाएगा 12 जनवरी, 12 जनवरी युवा दिवस, ये 12 जनवरी हो जाएगा। और यही अगर आपसे पूछ ले अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, तो ये होता है अंतर्राष्ट्रीय, अगर आपसे पूछ लेगा युवा दिवस, आप पूरा लिख लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस तो ये हो जाएगा 12 अगस्त। और 12 अगस्त को ही हाथी दिवस मनाया जाता है, यानी युवा हाथी की तरह है। यही अगर आपसे पूछता है ओजोन संरक्षण के लिए, ओजोन संरक्षण दिवस, तो 16 सितंबर ओजोन संरक्षण दिवस, ये कब हो जाएगा? 16 सितंबर। और एक लिखिएगा जो 22 का कहानी, यानी 22 का कहानी क्या है? तो 22 का कहानी अभी हम आपको सुनाते हैं। देखिए 22, एक है 22 मार्च, लगातार आपको सिर्फ क्या करना, महीना को बढ़ाते जाना है। एक है 22 अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च के बाद अप्रैल होता है, और एक है अप्रैल के बाद होता है मई, यानी 22 मई। तो 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। तो सबसे पहले क्या होता है? जल दिवस। तो सबसे पहले क्या था? पृथ्वी पर जल था, तो उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा? सबसे पहले क्या आया था? जल, तो यानी जल दिवस। उसके बाद हो जाएगा पृथ्वी दिवस, यानी 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। अगर पूछ लेगा जैव विविधता दिवस, तो 22 मई। और जब पृथ्वी आएगा तो उस पर क्या होगा? विविधता होगा, तो यानी जैव विविधता दिवस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछेगा ही पूछेगा, यानी पूछेगा ही पूछेगा। तो 22 में क्या? 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस। तो इस तरह से याद रखें, पहले जल आया, उसके बाद पृथ्वी, पृथ्वी पर फिर क्या आएगा? विविधता। तो जल दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, और 22 मई जैव विविधता दिवस। अगला प्रश्न पे चलते हैं। भारत में सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया? तो जो पहली पंचवर्षीय योजना था, कब से कब तक चला? 1951 से लेकर 56, यानी 5 वर्षों के लिए। पंचवर्षीय नाम है, पंचवर्षीय यानी 5 वर्षीय योजना। फिर 56 से कब तक चलेगा? यानी 1956 से 61 तक। फिर 1961 से कब तक चलेगा? यानी 66 तक। और 66 से कहिएगा सर चलना चाहिए 71 तक, लेकिन बीच में 3 वर्षों के लिए योजना अवकाश रहा, जिसको हम हॉलीडे के नाम से जानते हो। कब से कब तक रहा? तो 66 टू 69 ये जो था योजना अवकाश रहा, जिसको हम हॉलीडे के नाम से जानते हैं। तो पूछ लेता हॉलीडे के नाम से किस, कहाँ, जो ये आपका वर्ष पूछ लेता कब से कब तक हॉलीडे के नाम से जाना जाता है, यानी 66 से लेकर 69 तक। यानी इसमें योजना क्या होता? अवकाश रहा था। इसमें आया था 1 वर्षीय योजना 3 वर्षों के लिए, यानी एक वर्ष पे आता था योजना, यानी 1 वर्षीय योजना लाया गया था 3 वर्षों के लिए।
और इसी पर शुरू किया गया था हरित क्रांति, शुरू हुआ था 1966-67 में। और इसमें पूछा चौथी जो चला था 1969 से लेकर 74 तक, चौथी जो पंचवर्षीय योजना था। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चौथी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पर्णवृत्त एक अंग है, तो पर्णवृत्त जैसे में क्लोरोफॉर्म हो गया, पर्णहरित हो गया, तो ये किससे रिलेटेड है? पेड़ पौधा से। तो आपसे पूछता है पत्ते हरे क्यों होते हैं? क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है, जिसके कारण पत्ते हरे होते हैं। तो ये सभी पूछेगा प्रश्न में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला है विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 15 अक्टूबर। अगर आपसे पूछ ले विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस और एक है, एक यानी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, एक है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, हिंदी दिवस, तो ये आपको हो जाएगा 14 सितंबर, 14 सितंबर, ठीक है। यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 15 अक्टूबर विश्व छात्र दिवस। अगला प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से किस समुदाय द्वारा मी डैम मी फी नामक उत्सव मनाया गया? मी डैम मी फी नामे है ऐसा। तो इसका आंसर क्या दिया गया है? डी, ताई अहोम। तो आप इसको याद रखिएगा क्योंकि ये मेरे लिए भी नया था। अगला प्रश्न पे चलते हैं। सभी प्लेटफॉर्म पर रिक्स ट्रेड्स पर व्यवहार करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी ऑप्शन नंबर सी। जिसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एलटीडी यानी लिमिटेड। सेल, तो सेल का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी एलटीडी लिमिटेड। अगर वही बात करें आईओसी, तो आईओसी क्या है? आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका स्थापना कब हुआ था? 1984 में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी स्थापना 23 जून 1984 को। हेडक्वार्टर का लुसाने भी लिखता, कहीं कहीं ल्यूसाने भी लिखता। ये कहाँ? स्विट्जरलैंड। और ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका मुख्यालय कहाँ? देहरादून। तो इसमें से आपको क्या याद रखना? आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का स्थापना कब हुआ था? 23 जून 1984 को। मुख्यालय कहाँ? ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड, ये पूछेगा। और इसके बारे में याद रखना हिंदुस्तान और सेल। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक को बंगाली देशभक्ति की बाइबिल कहा जाता है? यानी कौन सी पुस्तक को बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाती है? आनंद मठ को,
याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट था, इसीलिए हम इसको लगा लिए थे अलग से। आनंद मठ को कहा जाता है बंगाली देशभक्ति की बाइबिल, और बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा यह रचित किया गया था, और इसी से क्या लिया गया था, वंदे मातरम यानी राष्ट्रीय गीत को लिया गया था। अगला प्रश्न चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या हो गया, समाप्त। तो हम आपको बताए थे शुरू में कि जब हम लोग जो एनटीपीसी का जो एनालिसिस है इसको कंप्लीट करने के बाद जो आपका एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया यानी यूपी पेट में, उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। जिनको रुकना है रुकेंगे और जिनको जाना है जाएंगे। देखिए कोई भी एग्जाम दीजिए, अगर आपका स्टैटिक जीके कंप्लीट है तो सभी एग्जामों को काम आएगा, आप कहीं से भी पढ़िए, ठीक है। तो हम लोग इसको भी एनालिसिस कर लेते हैं। तो इसको हम बता दिए थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड क्लाइव। और लॉर्ड क्लाइव बंगाल, देखिए सॉरी ये हमसे भी मिस्टेक हो गया, यहाँ जो होगा 1 मिनट, देखिए हम भी यहाँ गलत कर दिए। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा, 1 मिनट, आप गवर्नर जनरल पूछा प्रथम, तो यानी इसका जो आंसर होगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। और ये किस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बनाए गए थे, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो कहाँ बंगाल के जो ये आपका गवर्नर हो जाएगा उसको कर दिया गया गवर्नर जनरल। पहले था सिर्फ बंगाल का गवर्नर, फिर बाद में किया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। तो जो प्रथम गवर्नर था कौन था बंगाल का प्रथम गवर्नर, ऑप्शन हो जाए लॉर्ड क्लाइव। और किस युद्ध के पश्चात बना था, तो 1757 में जो प्लासी युद्ध हुआ था उसके पश्चात इसको बनाया गया था। और ये लॉर्ड लिटन जो 1778 में कौन सा लाया था, जो प्रेस जो उस पर चला गया था, जो आप क्या कहते हैं उसको, जो आपको हम बताए थे पिछले वाले वीडियो में, जो माइंड से निकल रहा है, अरे क्या बोलते हैं उसको, अरे जो 1778 में लाया गया था, सॉरी 1878 में, 1700 नहीं 1878 में, उसका नाम थोड़ा भुला रहा है, लिटन के द्वारा लाया गया था। हम लोग उसके बारे में डिस्कस भी किए थे पिछले वाली वीडियो में, जिसको हम बोलते थे गैगिंग एक्ट, जिसको नाम क्या था, गैगिंग एक्ट के नाम से जानते थे। 1 मिनट, आपको याद आता है तो बताते हैं, अगर आपको याद आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन के द्वारा 1872 में नियमित जनगणना शुरू किया गया था। और पहली बार किस गवर्नर जो के द्वारा शुरू किया था, मेयो के द्वारा 1872 में। तो इसको मैं 72 लिख दिया 1800, तो यहाँ होगा 1881। तो लॉर्ड रिपन के द्वारा 1881 में नियमित जनगणना शुरू किया गया, जो 10 वर्ष पे होता है। और जो सबसे पहली बार शुरू किया गया था 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो हम लोग इतना डिटेल अभी इसका नहीं करेंगे, सिर्फ हम आपको इसलिए बताने के लिए आते हैं क्योंकि आपका जो विश्वास है, मतलब विश्वास आपको बनाने लेते कि आप कहीं भी पढ़िए, अगर आप स्टैटिक जी जीएस के पोर्शन पढ़े तो सभी एग्जाम में आपको काम देने वाला है। आप कहीं भी पढ़िए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ आपको एक क्या करना है, जुड़ जाना किसी भी चैनल से, आपको आराम से वहाँ से पढ़ाई करना है। इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन यानी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को। देखिए अगला प्रश्न पूछा कि सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू की गई, ये भी हम आपको बताए थे, एनी बेसेंट। और किसके द्वारा शुरू किया गया, लोकमान्य तिलक के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। ये सब पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम में, आपको हम बताए थे एक सिंह गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। देखिए ये भी हम आपको बताए थे, शुरू में ही बताए थे, शायद दूसरा वाले पार्ट में आपको बताया था कि निम्नलिखित में कौन सी हिमालय नदी तंत्र नदियां हैं, हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं। तो मैं आपको इस तरह से कुछ आपको हम फिगर करके बताए थे, याद आ रहा होगा कि हम बताए थे मानसरोवर झील यहाँ पे लिखे थे, और इधर लिखे थे ब्रह्मपुत्र नदी, इधर कौन सा नदी था, सिंधु, और नीचे से कौन सा नदी था, सतलज, जो राक्षस ताल झील से निकलता है, यानी मानसरोवर झील का ही भाग है। तो इसमें पूछा हिमालय नदियां तंत्र नदी है, कावेरी हिमालय नदी तंत्र है, नहीं, कावेरी तो नहीं है, ब्रह्मपुत्र है। लेकिन निम्नलिखित तो कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां
है। तो यहाँ अगर आप ध्यान से ऑप्शन देखिएगा हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ, तो अगर आप गोदावरी यहाँ आंसर देखिएगा तो गोदावरी तो नहीं होगा, गोदावरी नहीं होगा क्योंकि ये दक्षिण भारत का नदी है। तो ब्रह्मपुत्र होगा, कावेरी भी नहीं होगा, और यहाँ गंगा को ले सकते हैं हम लोग, गंगा को क्या ले सकते हैं, ले सकते हैं। तो 2 और 3 इसका आंसर होगा ऑप्शन के हिसाब से। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है, तो इसको भी बारे में बताए थे कि अनुच्छेद 21 के ए में है, और एक कब लाया गया था, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में। अगला प्रश्न है, अगला भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है, तो अनुच्छेद क्या बताए थे, 29। ये सब सभी पूछा, एनटीपीसी में पूछा गया, और एक कल के एग्जाम में भी आया जो 24 अगस्त 2021 का हुआ, यूपी ट्रिपल एससी जो उसमें पूछा गया सभी प्रश्न है। अगला प्रश्न है, और अनुच्छेद 21 के भी बारे में बताए थे, अनुच्छेद 24 के भी बारे में बताए थे। अनुच्छेद 21 में क्या दिया गया, जो अपना जो स्वतंत्र रूप से हम लोग जी सकते हैं, दैहिक स्वतंत्र, यानी इसमें जो बताया गया है कि कोई भी स्वतंत्र या स्वतंत्र रूप से जी सकता है और घूम सकता है, कहीं भी घूम नहीं सकता, प्राण की अपनी दैहिक स्वतंत्रता यानी रक्षा के लिए, संरक्षण के लिए, इसमें बताया गया अनुच्छेद 21 में। और अनुच्छेद 24 में जो 14 वर्ष से कम जो बच्चे हैं उनको बाल श्रम पे निषेध यानी रोक। अगला प्रश्न पे चलते हैं, अनुच्छेद 21 में बताया प्राण की दैहिक स्वतंत्रता, ये तो बता दिए। देखिए प्रकाश वर्ष किसकी मापन की इकाई है, तो ये भी बताया था हमको, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है, तो ये बताए थे जब हम सेट नंबर 2 डिस्कशन कर रहे थे। तो यहाँ हो गए एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, प्रकाश वर्ष का मतलब ही होता है एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, तो किसके कारण दूरी के, तो डायरेक्ट दूरी नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या, तो अगर आप साइंस पढ़े होंगे तो साइंस में आपको हम पढ़ाए थे CaOCl2, तो कभी कभी इस तरह से लिखता है CaOCl इंटू Cl। देखिए इसके बारे में भी हम आपको बताए थे, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है, यानी 18 कैरेट सोना है तो शुद्ध सोना कितना कैरेट को होता है, 24 कैरेट, तो 18 कैरेट सोना है तो आपको बताना प्रतिशत, यानी 18 कैरेट 24 कैरेट में 18 कैरेट शुद्ध सोना है तो कितना प्रतिशत के बराबर है, तो भगा दे इसको, प्रतिशत निकाल लीजिए, 18/24 100, तो प्रतिशत निकालिए तो आ जाएगा आंसर, यानी 6 से 3 बार में, 6 से 4 बार में, इसको काटिए यानी 25 या 75%, ऑप्शन नंबर बी। तो ये सब आपको बताया गया है जब साइंस हम पढ़ाए थे वहाँ। और संतरे में बहुतायत में होता है, विटामिन से ये भी बताए थे, तो ये ऑप्शन नहीं लिए थे हम। देखिए ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है, ओणम केरल के बारे में बताए थे, केरल में कौन कौन सा होता है नृत्य, तो ओणम हो जाएगा, कथकली हो जाएगा, और अटुकल पोंगल हो जाएगा, ये सब कहाँ का है, केरल का, मोहिनी अट्टम हो जाएगा, ये सब सभी केरल का नृत्य है। वही अगर तमिलनाडु के बारे में बात करें तो पोंगल हो जाएगा तमिलनाडु का, बिहू असम का हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं, देखिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर, कब, 1913 में। अगला प्रश्न साहित्य में मिला था, निम्नलिखित किस क्रम में भारतीय आए थे, तो ये जो हम प्रश्न लिए थे आपको बताना है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर हम कल बताएंगे, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। एक और प्रश्न हम आपको बताने के लिए लाए थे, देखिए हाँ इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, हाँ देखिए मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे, तो मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया, तो 1928 में। बन के कब तैयार हुआ था, 1927 में।
ये सब सभी हम आपको भी डिस्कशन में बताए थे, जब डिस्कशन कर रहे थे हम लोग एनटीपीसी के, जब डिस्कशन कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ये सब सभी प्रश्न बताए। कह रहे हैं ना आपको कि जब आप स्टैटिक जी के और जीएस का पोर्शन कहीं भी आप पढ़िएगा तो सभी एग्जाम में काम आएगा। भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाला संस्था तो नहीं बताए थे, CSO सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन नंबर डी। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति कारण आता है, तो साइट्रिक अम्ल। ये सब सभी प्रश्न बताया गया। तो डिस्कशन समाप्त। तो इतना ही प्रश्न है। अगर आपको इसका PDF चाहिए, अगर आप पूरा प्रश्न को देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां से जाना, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना, वहां आपको इसका PDF पूरा प्रोवाइड कर दिया गया। या आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसका डाउनलोड कर सकते हैं, UPSSC वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल के लिंक पे जाकर क्लिक करिए, वहां से आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा और वहां भी आपको PDF प्रोवाइड कर दिया गया। और लिंक कहाँ मिलेगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप ज्वाइन हो जाइएगा। तो आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। देखिए, हम आपको ये बताने के लिए ये सब प्रश्न लाए थे कि जिससे जो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़े कि एग्जाम में यही सब प्रश्न आते हैं। तो आपको क्या करना है, कहीं भी एक जगह से स्थिर होकर तैयारी को करना है। देखिए, जो पढ़ने वाला बच्चा होता है ना, उसको 10 मिनट और 12 मिनट का वीडियो नहीं चाहिए, उसको लंबा लंबा वीडियो चाहिए, 1 घंटा 1.5 घंटा का वीडियो। जो नहीं पढ़ने वाला होता है, जो उछल कूद करने वाला होता है, उसको 10 मिनट का चाहिए। कभी यहाँ इस चैनल पे दिखेगा 10 मिनट, कभी 10 मिनट इस चैनल पे देखेगा, तो उस तरह से तैयारी नहीं होगा। आपको एक चैनल से जुड़ना, जिस पर आपको विश्वास जानता है वहाँ से आप जुड़िए और अपना तैयारी करिए। तो आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। और चैनल पे नहीं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए। हमें ये समझ में नहीं आता कि शायद आप सब्सक्राइब करना, चैनल को वीडियो देखते हैं, नहीं तो सब्सक्राइब करते, नहीं तो लाइक करते हैं, कोई बात नहीं। अगर आप आराम से वीडियो को देखिए और अपनी तैयारी करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।